दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, बड़ी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ, तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। क्योंकि अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी फौरन ही दबा दो यार, दबा दो भाई साहब, दोस्त हो ना यार आप, तो दबा दो भाई। अपने वक्त में सुनील दर्शन साहब बहुत बड़े फिल्म मेकर थे, उनकी बहुत सारी फिल्में हिट हैं और बॉलीवुड में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके साथ हर कोई एक्टर काम करना चाहता था। लेकिन बॉलीवुड में सन्नी देओल एक ऐसा आदमी है जो जिससे भी पैसे ले लेता है वो कभी वापसी नहीं करता। वो कोई भी हो, उसका कहना यह है कि भाई तुम में हिम्मत है तो अपने पैसे वापसी ले लो, मैं तो देने वाला नहीं हूं। और आज तक सन्नी देओल ने किसी का भी पैसा लौटाया नहीं। यही वजह है कि बॉलीवुड में सन्नी देओल की रिपुटेशन बहुत ही खराब है। बहुत कम लोग सन्नी के साथ काम करना चाहते हैं, ज्यादा लोग तो सन्नी के साथ काम करना ही नहीं चाहते। सुनील दर्शन ने एक फिल्म बनाई है, जल्दी ही रिलीज होने वाली है, तो जाहिर सी बात है सुनील दर्शन मीडिया से मिलता रहता है, अपनी बात कहता रहता है। अब सुनील ने कहा है कि जिस वक्त कभी सन्नी देओल हीरो हुआ करता था, मतलब सेलेबल हीरो हुआ करता था, उस वक्त सुनील ने सन्नी को कुछ पैसे उधार दिए थे। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, बल्कि बड़ी रकम थी। और सुनील का कहना यह है कि उसने ये पैसे सन्नी को इसलिए दिए थे कि अगर सन्नी ये पैसे वापसी भी नहीं करेगा तो मैं किसी फिल्म में उससे काम करा लूंगा। तो सुनील ने बताया कि इसके बाद उसने सन्नी को कई कहानियां सुनाई कि भाई ये पसंद नहीं ये कर ले, ये पसंद नहीं ये कर ले। कई सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। सुनील सन्नी को कहानी सुनाता रहा और सन्नी उन कहानियों को रिजेक्ट करता रहा। और सन्नी को पैसे तो वापसी देने ही नहीं थे, जैसे कि मैंने कहा कि वो किसी के भी पैसे नहीं देता। तो जब 5-7 साल तक सुनील कहानी सुनाता रहा, सन्नी देओल रिजेक्ट करता रहा, तो उसके बाद सुनील ने यही बेहतर समझा कि भाई पैसे वापसी ले लिए जाए, सन्नी फिल्म तो करेगा नहीं। और फिर सुनील ने सन्नी से कहा कि भाई मेरे वो पैसे आप वापसी कर दो। तो सन्नी ने कहा कि भाई साहब कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सन्नी किसी के पैसे वापसी नहीं करता। सुनील ने कहा कि भाई साहब मैंने तो आपके साथ कोई बिजनेस नहीं किया था, मैंने तो आपको पैसे उधार दिए थे, तो जब आपने उधार लिए थे तो वापसी कर दीजिए। तो सन्नी ने कहा कि भाई मेरे ऊपर तो आपके कोई पैसे नहीं है। इसके बाद सुनील अदालत में चला गया, अदालत में केस लड़ता रहा, अदालत से फैसला भी आ गया कि पैसे सुनील को मिलने चाहिए। इसके बावजूद भी आज तक सन्नी देओल ने एक पैनी भी वापसी नहीं की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सन्नी किसी के पैसे वापसी नहीं करता। कोई अदालत चला जाए, पुलिस चला जाए, कहीं भी चला जाए, भाई साहब सन्नी ने जिसके पैसे ले लिए वापसी नहीं मिलेंगे, बात खत्म। और ये खाली सन्नी देओल की ही बात नहीं है, बॉलीवुड में 90% ऐसे ही लोग हैं कि जिनका पैसा ले लिया उनका कभी भी वापसी उनको देना नहीं है, भले ही कुछ भी हो जाए। और ये तो मैं आप लोगों को कितनी बार बता चुका हूं कि बॉलीवुड में किसी भी बॉलीवुड के आदमी के खिलाफ पुलिस एक्शन तो लेती नहीं है। तो जाहिर सी बात है जब पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो पैसे वापसी नहीं मिलेंगे। कुछ दिनों पहले करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर के हस्बैंड संजय का निधन हो गया था। संजय की मौत इंडिया में नहीं हुई थी, स्कॉटलैंड में हुई थी। बताया गया था कि जब वो मैदान में खेल रहा था उस वक्त एक मधुमक्खी उसके मुंह में चली गई थी। उस मधुमक्खी ने अंदर काट लिया था और उसी की वजह से संजय की मौत हो गई थी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बचपन में मुझे कम से कम 1000 मधुमक्खियों ने काटा होगा भाई साहब। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तो बिल्कुल नहीं मरा था। हाँ, कई बार मधुमक्खियों के काटने से मेरा मुंह इतना सूज गया था कि मेरी आंखें बंद हो गई थी, मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा था। लेकिन मौत की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुझे कुछ अनईजी भी फील नहीं हुआ था। तो एक मधुमक्खी के काटने से किसी आदमी की मौत हो गई, ये मेरे गले बात नहीं उतरती। अब संजय कपूर की मां ने स्कॉटलैंड पुलिस में एक याचिका दर्ज की है। संजय की मां ने कहा है कि मुझे शक है कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, मेरे बेटे की जो मौत थी वो नॉर्मल नहीं थी, तो मेरे बेटे की मौत की इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो अब बताया जा रहा है कि ब्रिटिश पुलिस ने संजय की मां की ये अर्जी कबूल कर ली है और इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। जल्दी ही पता चलेगा कि भाई ये मर्डर था या नॉर्मल मौत थी। 15 अगस्त हिंदुस्तान की आजादी का दिन है और इस मौके पर दुनिया भर में प्रोग्राम्स होते हैं। अमेरिका में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ऐसे ही एक प्रोग्राम में कार्तिक आर्यन भी जा रहा है, लेकिन अब इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है। बताया जा रहा है कि जो लोग इस प्रोग्राम को अमेरिका में करा रहे हैं वो पाकिस्तानी है।
मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, मुझे गारंटी के साथ पता नहीं है कि वो वाकई ही पाकिस्तानी है या इंडियन है, लेकिन अगर कार्तिक ने वहां जाने के लिए हामी भरी है तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक ने छानबीन की होगी, तभी उसने जाने के लिए हाँ की होगी। मुझे नहीं लगता कि कार्तिक किसी भी पाकिस्तानी के शो को अटेंड करने के लिए जाएगा। हालांकि अगर कोई पाकिस्तानी कोई शो करा रहा है और कार्तिक को वहां जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो कोई ये गुनाह नहीं है, ये क्राइम नहीं है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि मेरे ख्याल में कार्तिक वहां नहीं जाएगा, क्योंकि जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो फिर ये बात पर्सनल नहीं रह जाती, बल्कि ये बात देश की हो जाती है, देश पर बात आ जाती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कार्तिक देश के खिलाफ कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आप सभी जानते हैं कि आजकल लल्लन टॉप वाला बेशरम पत्रकार किसी ना किसी का पॉडकास्ट करता रहता है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में काजोल गई थी और इस पत्रकार ने काजोल से पूछा कि आपकी लड़ाई करण जौहर के साथ हो गई थी, क्यों हो गई थी? तो काजोल ने कहा कि वो बात तो मैं नहीं बताऊंगी कि लड़ाई क्यों हो गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी सुलह हो गई थी और अब हम दोस्त हैं। अगर लल्लन टॉप वाले को यह जानना है कि काजोल और करण जौहर का झगड़ा क्यों हो गया था तो मुझसे पूछे, मेरी वजह से हो गया था। और पूरी कहानी क्या है, पूरी स्टोरी क्या है, मैं जल्दी ही दुनिया को बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। यह बात हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि बॉलीवुड में किस्मत चलती है, जिसकी किस्मत होती है वही कामयाब होता है, बाकी कुछ भी नहीं चलता इस इंडस्ट्री में। और बॉलीवुड के कुछ बहुत ही कामयाब लोगों ने यही कहा है, जरा आप सुन लीजिए। 70% आपकी लक होती है, वरना तो मेरे से भी अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, इतने लकी नहीं है और अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सारी क्वालिटीज आप में हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो आप नहीं चलोगे, नसीब चलता है। तो अगर अक्की, आमिर, मिथुन दा जैसे कामयाब लोग भी ये कह रहे हैं कि इस बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ नसीब चलता है, तो मैं इस बात को 100% सच मानता हूं। नसीब के बिना बॉलीवुड में कुछ नहीं हो सकता। आजकल इंडिया में बहुत सारे छिछोरे लौंडे हैं जो किसी ना किसी का पॉडकास्ट करते ही रहते हैं। एक बहुत बड़ा छिछोरा लौंडा है जिसने चोर माल्या का भी पॉडकास्ट किया था। वो एक किसी बंदे का पॉडकास्ट कर रहा था और उसने उससे पूछा कि भाई साहब, कोई भी अपनी जिंदगी में एक बहुत ही कामयाब आदमी कैसे बन सकता है, बहुत ही बढ़िया आदमी, बहुत ही कमाल का आदमी कैसे बन सकता है? तो जिससे इसने ये सवाल पूछा था उसने ऐसा जवाब दिया, इसकी मुंह पर ऐसी बेइज्जती की कि शायद इससे पहले कभी किसी ने इसकी ऐसी बेइज्जती ना की होगी और ना आगे कोई इसकी ऐसी बेइज्जती करेगा। आप भी सुन लीजिए उसने क्या कहा। How to become extraordinary if somebody who's watching this wants to become an extraordinary person? First of all, you shouldn't have time to watch this podcast. सुन लिया आपने? उसने कहा कि भाई साहब, तू इतना छिछोरा आदमी है, तू इतना फालतू आदमी है, तू इतना घटिया आदमी है कि अगर किसी को अपनी जिंदगी में बहुत ही कामयाब बनना है तो सबसे पहले उसे तेरा पॉडकास्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि तेरा पॉडकास्ट देखने का मतलब है अपनी एनर्जी बर्बाद करना, अपना टाइम बर्बाद करना। और भाई साहब, मैं इस आदमी की इस बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं। ये जितने भी लौंडे हैं पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई साहब, इतने बड़े छिछोरे हैं, इन झांटुओं को कुछ भी नहीं पता भाई साहब। कसम से कोई भी सवाल पूछते हैं, कुछ भी सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके ना सर होते ना पैर होते। मैंने देखा था एक लौंडा पॉडकास्ट कर रहा था अक्की के साथ, तो अक्की से उसने सवाल पता है क्या पूछा? पूछा कि आपने कभी किसी को पेला है? बताइए, ये सवाल है। अब मुझे बताइए, सवाल है। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी ये सवाल कैसे पूछ सकता है? यह सवाल कौन पूछ सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक झाटू आदमी, अनपढ़ गंवार आदमी। जब तमन्ना फैली हुई से पूछा गया कि वैसे तो आपके हार्ट ब्रेक कई बार हुए हैं, लेकिन 2-4 बता दीजिए जो आपको याद हो। तो तमन्ना फैली हुई ने बताया कि मेरा हार्ट ब्रेक 2 ही बार हुआ है। सिर्फ 2 बार? मैडम, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने मिठाई का इतना बड़ा शोरूम खोला हुआ है, आप सबको चमचम खिलाती हो। गंदा दिमाग, गंदी सोच। भाई साहब, वो तमन्ना भाटिया है, उसने बहुत बढ़िया मिठाई का शोरूम खोला हुआ है, वो अपने सभी दोस्तों को बहुत बढ़िया चमचम खिलाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एनीवे, तो तमन्ना फैली हुई ने कहा कि मेरा हार्ट ब्रेक उस वक्त हुआ जब विजय से मेरा ब्रेकअप हुआ।
लेकिन विजय से मेरा ब्रेकअप इसलिए हुआ कि वो बहुत बड़ा झूठा है, एक नंबर का झूठा है और छोटी छोटी बातों के लिए झूठ बोलता है। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा स्टार है, बहुत बड़ी हस्ती है, एक गरीब सा लुक्खा सा इंसान है, इसके बावजूद भी 24 आवर झूठ बोलता है। So another heartbreak was largely because I could see that the person is not good for me as a influence in my life and as a long-term partner. Like liars, people who lie for small things. They lie, and the funny part is they lie for small things. Nothing big, nothing large, but they will just lie. So then they lie for everything. मैं तमन्ना फैली हुई को ये बताना चाहता हूं कि हैदराबादी दुनिया में सबसे बड़े झूठे हैं। तो अगर तमन्ना फैली हुई को अब समझ में आ रहा है कि विजय झूठ बोलता था, तो बिल्कुल ही तमन्ना फैली हुई ने दुनिया में कुछ भी नहीं देखा। मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बॉलीवुड का कौन एक्टर पैच पहनता है, कौन विग पहनता है और किसने बाल लगवाए हैं। और अब आप एक और वीडियो देख लीजिए जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के जो हीरो हैं उनमें से कौन विग पहनता है, कौन पैच पहनता है और किसने बाल लगवाए हैं। महेश बाबू, hair patch. अल्लू अर्जुन, Hair transplant widely reported in 2019, but a very natural hairline. रजनीकांत, Hair wig. नागा चैतन्य, Neither hair transplant nor hair patch, natural hair. चिरंजीवी, Hair patch. प्रभास, Hair patch. तो कल का वीडियो देखकर और आज का ये वीडियो देखकर आपको ये पता चल ही गया होगा कि वो भले ही बॉलीवुड हो, भले ही वो तमिल इंडस्ट्री हो, भले ही वो तेलुगु इंडस्ट्री हो, 90% हीरो जो हैं वो टकले हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये जो आप फिल्मों में उनकी लहराती हुई जुल्फे देखते हैं ना, ये सब डुप्लीकेट है। ये सब आलिम टकला जाके लगाता है। अब वार आ रही है, वार में आप देखना ऋतिक की जुल्फे, अरे भाई साहब एक से एक जबरदस्त, लेकिन वो ओरिजिनल नहीं है। ऋतिक तो बेचारा टकला है, जो एक दूसरा टकला है आलिम, वो ये पैचेस पहनाता है ऋतिक को। वो 24 आवर ऋतिक के साथ रहता है जब शूटिंग चलती है। बहुत सालों पहले सुनील दर्शन साहब की अक्षय के साथ एक फिल्म आई थी जानवर। वो अपने वक्त की फेमस फिल्म थी, कामयाब फिल्म थी। अब सुनील दर्शन ने कहा है कि संदीप वांगा रेड्डी की जो फिल्म है एनिमल, वो वही कहानी है जो जानवर की कहानी है। क्योंकि एक्चुअली फिल्म जानवर में भी बाप बेटे का एंगल था और एनिमल में भी बाप बेटे का एंगल है। लेकिन मैं सुनील दर्शन साहब से कहना चाहता हूं कि भाई साहब, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी मत बोलो। आपकी फिल्म से एनिमल का कतई कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि क्योंकि बाप और बेटे का एंगल था तो वो आपकी फिल्म की कहानी हो गई, तो ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ 7 कहानी हैं। सारी दुनिया की फिल्में उन्हीं 7 कहानियों पर बनती है। तो अगर इस हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 7 फिल्मों के बाद 8वीं कोई भी फिल्म ओरिजिनल है ही नहीं। फिर तो हर फिल्म किसी ना किसी से कॉपी है। तमिल फिल्मों के एक्टर धनुष को आप सभी जानते हैं। धनुष ने शादी की थी रजनीकांत साहब की बेटी से, 2 बच्चे हैं इनको। कुछ सालों के बाद धनुष का डिवोर्स हो गया था। जो एक्टर हैं उनकी शादियां मुश्किल से ही चला करती हैं, आप तो जानते ही हैं। क्योंकि जब एक्टर कामयाब है और फिल्में कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है फिर उसको बहुत कुछ मिलता है बाहर, तो वो घर की दाल क्यों खाएगा भाई साहब? आप मुझे बताओ। तो मृणाल ठाकुर एक फिल्म कर रही है धनुष के साथ और बताया जा रहा है कि आज की तारीख में इन दोनों का अफेयर चल रहा है। और एक वीडियो भी सामने आया है जिसको देखकर ये कंफर्म होता है कि हाँ वाकई ही इन दोनों का अफेयर चल रहा है। नहीं तो जहां धनुष गया था वहां धनुष के जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर धनुष वहां गया था तो सिर्फ और सिर्फ गया था मृणाल ठाकुर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को अप्रिशिएट करने के लिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की पिछली 10 फिल्में सुपर फ्लॉप है और बुढ़ऊ की एक और बहुत ही वाहियात किस्म की घटिया सी फिल्म बन रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ गलवान। इस फिल्म में कहानी दिखाई गई है कि कैसे इंडिया के जवान पाकिस्तान के जवानों के साथ गलवान घाटी में लड़े थे। इस फिल्म में हीरोइन का रोल मिला है 50 साल की उम्र वाली चित्रांगड़ा को। तो चित्रांगड़ा की लाइफ की ये सबसे बड़ी फिल्म कही जा सकती है। और अगर किसी लड़की को 50 साल में सलमान खान के साथ फिल्म मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जाहिर सी बात है चित्रांगड़ा बहुत खुश है और खुश होना भी चाहिए भाई। 50 साल की उम्र में अगर इतनी बड़ी फिल्म मिली है तो खुशी की तो बात है। तो चित्रांगड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि सलमान खान जिस फिल्म से भी जुड़ जाता है वो फिल्म बहुत बड़ी बन जाती है, वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हो जाती है। बताओ
क्या क्या सुनना पड़ेगा साला एक ही जीवन में। कौन से गोले पे भेज दिया भाई साहब। मतलब जिसकी मर्जी में जो आता है वो फेंकता है। अरे मैडम जी, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि बुढ़ऊ की पिछली 10 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर है? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि ये फिल्म भी सुपर डुपर डिसास्टर होगी? क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि आज की तारीख में बुढ़ऊ का नाम जिस फिल्म से जुड़ जाता है उसका डिसास्टर होना पक्का गारंटी हो जाता है? मैडम जी, आप तो जानती ही हैं कि आप पिछले कई सालों से सल्लू के साथ दोस्ती निभा रही हैं सिर्फ एक फिल्म पाने के लिए। फाइनली वो फिल्म आपको मिल गई है। ठीक है, बहुत अच्छा है, हम खुश हैं, लेकिन इसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ क्यों बोल रही हो आप, वो तो बताओ मुझे। और भाई साहब, आप लोग जरा सोचिए, जब सल्लू के चारों तरफ ऐसे लोग हैं जो उसको ये कहते हैं कि भाई साहब तेरे से बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में कोई है ही नहीं, तू आज भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है, तेरी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, तेरी फिल्म देखने के लिए लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर थिएटर्स पर जाते हैं, तो उस बेचारे को कैसे पता चलेगा कि उसका कैरियर बर्बाद हो चुका है, वो फ्लॉप हो चुका है, उसकी फिल्म किसी को नहीं देखनी और उसकी जो भी फिल्म आगे बनेगी उसका सुपर डुपर डिसास्टर होना तय है। मैं हाथ जोड़कर उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं जो सल्लू के इर्द गिर्द रहते हैं कि भाई साहब झूठ मत बोलिए। उस आदमी का जो थोड़ा बहुत कैरियर बचा है उसको बर्बाद मत कीजिए। उसको बताइए कि वो बूढ़ा हो चुका है, उसका कैरियर खत्म हो चुका है, उसकी आने वाली फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी। मैं लिख करके दे सकता हूं। कसम रावण की करण जौहर ने अपनी पोल पट्टी खुद ही खोली है। करण जौहर ने कहा है कि जब करण को कॉल आया कि भाई तुझे पद्मश्री दिया जाता है और यह बात करण ने अपनी मां हीरू जी को बताई, तो हीरू जी ने कहा कि तू पागल हो गया है, ये किसी ने तेरे साथ मजाक किया है, अबे तुझे पद्मश्री कोई क्यों देगा, होश में तो है तू। अच्छा, करण ने ये बात दुनिया को इसलिए बताई है क्योंकि करण जौहर को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही कमाल की बात है। करण को यह समझ नहीं आ रहा है कि ये बात उसने दुनिया को बताकर अपनी पोल पट्टी खुद ही खोल दी है उसने। एकता कपूर और करण जौहर को पद्मश्री दिया गया, इस पर मैं एक सेपरेट बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला हूं, तो बाकी डिटेल्स में उसमें कहूंगा, यहां नहीं बताऊंगा। 14 अगस्त को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं, वार 2 और रजनीकांत की कुली, जिसमें आमिर खान का गेस्ट अपीयरेंस है। मैं आपको बता दूं कि रजनीकांत की पिछले 10 साल में जितनी भी फिल्में हिंदी में डब होकर रिलीज हुई हैं, उनमें से किसी भी फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं हुआ, यानी कि वो सब की सब हिंदी बेल्ट में डिसास्टर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब वार 2 रिलीज हो रही है तो कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा कुली को, कुली का डिसास्टर होना तय है। लेकिन क्योंकि AK-42 मिसफायर टिंगू का इस फिल्म में गेस्ट रोल है, यही वजह है कि टिंगू ये कह रहा है कि ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होने वाली है हिंदी में। टिंगू ने PVR के ओनर को पर्सनली कॉल किया और उससे कहा कि भाई साहब कुली 2 बहुत बड़ी हिट होने वाली है, वार 2 कुली के सामने कहीं टिकेगी ही नहीं, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप कुली को ज्यादा स्क्रीन दो, वार 2 को कम दो। बताओ एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा साला, क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे चूतियों की बातें सुननी पड़ेगी, आप बताओ, देख लो आप। मतलब मुझे पूरे बॉलीवुड में एक ऐसा आदमी बता दीजिए जो ये कहेगा कि हां भाई कुली का बिजनेस वार 2 से ज्यादा होगा और कुली को वार 2 से ज्यादा स्क्रीन्स मिलने चाहिए। लेकिन क्योंकि टिंगू का उस फिल्म में एक छोटा सा रोल है, तो टिंगू को यह लगता है कि पूरे हिंदी बेल्ट के दर्शक उस फिल्म को देखने जाएंगे, वार 2 को नहीं देखेंगे। अबे भाई, तेरी जो 3 बीवियां हैं ना, वो भी तेरी फिल्म नहीं देखना चाहती, जो तेरे पड़ोसी हैं वो भी तेरी फिल्म नहीं देखना चाहते, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये जो डायरेक्टर है लोकेश, इसने तुझसे इस फिल्म में एक छोटा सा रोल तो करा लिया, तेरे को पागल बना के तुझे ये कह के कि ये अगली एक सोलो फिल्म तेरे साथ करेगा जिसका बजट 500 करोड़ रुपए होगा, इसने तेरा चूतिया बनाया है। मेरी बात मान भाई साहब, ये तेरे साथ कोई फिल्म नहीं बनाएगा। अरे लोकेश तेरे जैसे फ्लॉप एक्टर के साथ कोई फिल्म क्यों बनाएगा भाई साहब, कभी नहीं बनाएगा, लिख करके दे सकता हूं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े थे और वो बात बहुत लोगों को पसंद आई। बहुत लोगों ने कहा कि भाई साहब हर वीडियो में कमेंट्स पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, तो आज फिर से कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़ लेते हैं। सागर कहता है छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर, भाई इस डायलॉग पर एक पूरा वीडियो हो जाए। अरे भाई साहब। मोहम्मद सऊद कहता है लुखे के छोटे छोटे हाथ छोटे छोटे पैर,
फिर भी लुखे को क्रिटिक बनना है। अरे मेरे भाई, क्रिटिक बनने के लिए बड़े बड़े हाथों की या बड़े बड़े पैरों की जरूरत नहीं है। क्रिटिक बनने के लिए सिर्फ दिमाग की जरूरत है और बोलने की जरूरत है। दिमाग मुझ में है, बोलता भी अच्छा हूं, तो क्रिटिक बनने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश वाजरा कहती है, दुकान मकान बेच के आई हूं KRK की वीडियो देखने। थैंक यू मैडम जी। यार मतलब मेरे डायलॉग्स काफी फेमस हो चुके हैं। सलीम गौरी ने कहा है, वेलकम डॉक्टर KRK, जो बॉलीवुड की हर नब्ज पे अपनी उंगली रखता है। अजय छेत्री का कहना है, मैं लुखे महाराज KRK का वीडियो सोते समय सुनता हूं, देखता नहीं हूं। अरे भाई साहब, मतलब मेरे वीडियो पे मुझे लुक्खा कह रहे हो, कुछ तो मर्यादा रखो भाई साहब। चौधरी चैनल ने कमेंट किया है, आ गया KRK डबल ढोल की मालेगांव का सुपरस्टार। अरे भाई साहब, मैं एक्टर हूं ही नहीं, तो मुझे आप मालेगांव का सुपरस्टार कैसे कह सकते हो या झुग्गी एक्टर कैसे कह सकते हो? मैं तो क्रिटिक हूं ना भाई साहब, और डबल ढोल की तो मैं हूं नहीं, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो भाई साहब, मेरे ही डायलॉग मेरे ऊपर यूज कर रहे हो। देखो, अगर मेरे बारे में कुछ कहना है ना, तो अपना नया डायलॉग लाओ, कुछ दिमाग यूज करो और उस नए डायलॉग के साथ मुझे रोस्ट करो। मेरे ही डायलॉग बोल के मुझे रोस्ट करोगे तो मतलब आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है ना। फिर तो पता नहीं क्या नाम है, डेल्टा सिरा किलो, लुखे KRK का वीडियो देखकर मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। साला, एक तो मेरा वीडियो देखा, मेरा वीडियो देखकर खुश हुआ, ऊपर से मुझे ही लुक्खा बोल रहा है। अब कुछ तो मर्यादा रख मेरे भाई, कुछ तो खौफ का यार। शुभम कुमार ने कहा है, वी आर लक्की टू लिव इन डॉक्टर KRK इरा, ही इज द मोस्ट एंटरटेनिंग यूट्यूबर। थैंक यू शुभम भाई, थैंक यू। अमित का कहना है, द एविल लाफ ऑफ KRK इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। थैंक यू मेरे भाई। अमीश पारेख ने कमेंट किया है, यू आर द ओनली पर्सन हु इज एक्सप्लेनिंग द ओनली ट्रूथ ऑफ डार्क साइड ऑफ बॉलीवुड। थैंक यू अमित भाई। राहुल हीरोपंथी का कहना है, टिंगू आमिर खान, वाट ए नेम, कमाल भाई, कमाल कर दिया। शुक्रिया भाई। 14 अगस्त को वार 2 रिलीज होने वाली है और इस फिल्म की कहानी क्या है वो मैं आपको अभी से बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में विलन का रोल किया है तेलुगु फिल्मों के लिंगू काले पीले एक्टर तारक ने। तो जैसे फिल्म शुरू होती है, दिखाया जाता है कि तारक हिंदुस्तान का बहुत ही नुकसान कर रहा है, हिंदुस्तान को हर जगह परेशान कर रहा है। अब दिल्ली में कहीं एक मीटिंग हो रही है जहां मिनिस्टर भी है और एजेंसियों के ऑफिसर्स भी है, और एक स्क्रीन पर लिंगू का फोटो दिखाया जाता है। बताया जाता है कि ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, ये बहुत ही नाराज है सरकार से, क्योंकि सरकार ने कभी इसके साथ नाइंसाफी की थी। स्क्रीन पर 2-4 मैप दिखाए जाते हैं, बताया जाता है कि यह आदमी कहां कहां रहता है और कितना खतरनाक है। इसके बाद स्क्रीन पर फोटो आता है ऋतिक का और बताया जाता है कि यह रॉ का एक ऐसा ऑफिसर है कि बस यही वो एक ऑफिसर है जो लिंगू को रोक सकता है, विलन को मार सकता है, पकड़ सकता है। लेकिन कमाल यह है कि यह ऑफिसर उस वक्त इंडिया में नहीं है, ये दुनिया के किसी दूसरे देश में किसी ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। अब सरकार ने ऋतिक को यह काम दिया है कि तुमने ही लिंगू को रोकना है, पकड़ना है, खत्म करना है। अब एक औरत जासूस आती है जो ऋतिक को ज्वाइन करती है, ऋतिक से प्यार करने लगती है और फिर ये दोनों दुनिया के अच्छे अच्छे लोकेशंस पर घूमने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं, रोमांस करने लगते हैं। और भाई साहब, ये जो लड़की है इसको 2 पीस में चलना जरूरी है, बीच में डांस करना जरूरी है। इसके बिना फिल्म कंप्लीट नहीं हो सकती। अब फिल्म की रफ्तार बढ़ाई जाती है और दिखाया जाता है कि हेलीकॉप्टर्स जा रहे हैं, प्लेन्स जा रहे हैं, विलन और हीरो की दौड़ शुरू होती है। ये लोग बिल्डिंगों से कूद रहे हैं, फ्लाईओवर से कूद रहे हैं, नदियों में कूद रहे हैं, समंदर में कूद रहे हैं भाई साहब। लेकिन फिर भी हर बार विलन भाग जाता है, कभी बाइक पर, कभी कार में। वैसे तो ऐसी हर फिल्म में किसी बड़े एक्टर का गेस्ट अपीयरेंस होता है, लेकिन क्योंकि ये ऋतिक की फिल्म है तो ऋतिक के लिए बॉलीवुड का कोई भी एक्टर ये नहीं करेगा। तो ये ही बिना सर पैर का एक्शन होते होते, भाग दौड़ होते होते अब क्लाइमेक्स का वक्त आ जाता है और हीरो कहता है विलन से कि शुरुआत तुमने की थी, खत्म मैं करूंगा, जीत मेरी होगी, तेरी हार पक्की है। और क्योंकि हीरो ऋतिक है तो जाहिर सी बात है जीत तो ऋतिक की होगी, लिंगू का मरना तय है, गारंटी है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये कहानी सिर्फ वार 2 की नहीं है। पिछले 15 साल में बॉलीवुड ने जितनी भी स्पाई फिल्में बनाई है सबकी यही कहानी है।
इस कहानी के अलावा बॉलीवुड में कोई भी दूसरी कहानी नहीं है स्पाई फिल्म बनाने के लिए। और बॉलीवुड ने जितनी भी आज तक स्पाई फिल्में बनाई हैं उन सभी में जो एक्शन है वो दुनिया भर की सभी फिल्मों से उठाया गया है, कॉपी किया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इस कहानी पर आप बहुत सारी फिल्में देख चुके हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको वार 2 देखनी है इसी कहानी पर तो फिर आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 अगस्त को वार 2 रिलीज हो रही है और 8 अगस्त को 5 भोजपुरी फिल्में रिलीज हो रही हैं। 5, 1 नहीं 2 नहीं 5। और क्योंकि वार 2 थर्सडे को रिलीज हो रही है तो इन सभी फिल्मों को वेडनेसडे को उतार दिया जाएगा, यानी सिर्फ 6 दिन है इनके पास थिएटर में रहने के लिए। इन भोजपुरी फिल्मों के नाम है अंदाज 2, जोरा, उदयपुर फाइल्स, हीर एक्सप्रेस वगैरह वगैरह। भले ही ये छोटी छोटी फिल्में हों लेकिन किसी भी फिल्म पर 10 करोड़ से कम तो नहीं लगा होगा। कहने का मतलब यह है कि 40-50 करोड़ रुपए आने वाले फ्राइडे को गटर में जाने वाले हैं। अगर इन फिल्मों के बनाने वाले इन पैसों को गरीबों में बांट देते तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छा होता, इनको सवाब मिलता। ऐसे पैसे बर्बाद करने का क्या मतलब है? बहुत सारी लड़कियां बॉलीवुड में आती हैं सिंगर बनने के लिए। यही वजह है कि बहुत सारी लड़कियां मुझसे यह भी पूछती हैं कि बॉलीवुड में सिंगर कैसे बना जाता है। हालांकि इस फील्ड में मेरा कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन 2-4 लड़कियों से मैंने पूछा जो सिंगर है और उनके हिसाब से मुझे पता चला कि जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो बिना मिठाई खाए किसी लड़की को गाना देते ही नहीं है। बॉलीवुड में एक बागची म्यूजिक डायरेक्टर है, उसने जितनी भी लड़कियों को आज तक गाने दिए हैं सबकी मिठाई खाई है। बिना मिठाई खाए उसने किसी भी लड़की को आज तक गाना नहीं दिया है। और जिन सिंगर लड़कियों से मेरी बात हुई है उनका कहना यह है कि बागची ही ऐसा नहीं करता, बल्कि जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उन सब का यही हाल है। वो सबसे पहले यही कहते हैं कि यार दोस्ती तो कर, दोस्ती करेगी तो गाना देंगे, नहीं तो कैसे गाना देंगे? हम तो काम करते हैं सिर्फ दोस्तों के साथ। अरे भाई साहब, दोस्ती नहीं, सीधा बोलो ना कि चमचम लेके आ, लोखंड वाला जा वहां से चमचम खरीद के ला, चमचम खिला, हम तेरे को गाना दे देंगे, बात खत्म हो गई। मतलब बात हो गई भाई। बुढ़ाओं ने आज तक जितनी भी लड़कियों को लॉन्च किया है उनका कैरियर पहली फिल्म के साथ ही खत्म हो गया है। ऐसी ही एक लड़की है जिसका नाम है वरीना हुसैन। बुढ़ाओं ने इस लड़की को भी लॉन्च किया था अपने बहनोई आयुष के साथ। इस बेचारी लड़की की वो फिल्म आखिरी फिल्म थी, उसके बाद से आज तक कोई फिल्म मिली नहीं है। तो पिछले कई महीनों से ये लड़की गायब थी और अब तकरीबन 6-8 महीने के बाद ये लड़की सोशल मीडिया पर आई है एक अलग नाम से। अब इसने अपना नाम रखा है हीरा हुसैन, यानी कि इस लड़की ने अपना नाम वरीना हुसैन से बदलकर हीरा हुसैन कर दिया है। एक्चुअली इसका कहना यह है कि जो मैंने पहली फिल्म की थी वो पहली फिल्म करके मैं इतनी बदनाम हो गई हूं कि मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि मैंने अपना नाम चेंज किया है, शायद अलग नाम होने की वजह से कोई मुझे काम दे दे। क्योंकि अगर मैं सेम नाम रखूंगी जिस नाम से मैंने बुढ़ो की फिल्म की थी तो मुझे जिंदगी में कोई फिल्म मिलने वाली नहीं है, कोई काम मिलने वाला नहीं है। बुढ़ो भाई, बुढ़ो भाई, और कितनी बेइज्जती करवाओगे भाई, हद हो गई बेइज्जती की भाई। आप सभी जानते हैं कि पंजाबी एक्टर दिलजीत की एक फिल्म आई थी जिसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। उसकी वजह से दिलजीत को बहुत बुरा भला कहा गया था। बहुत सारे लोगों ने दिलजीत को देशद्रोही कहा था, लेकिन अब वानी कपूर ने कहा है कि दिलजीत ने कुछ भी गलत नहीं किया, दिलजीत ने कोई भी गलत काम नहीं किया, दिलजीत ने कोई भी रूल नहीं तोड़ा। दिलजीत सिर्फ इंडिया का स्टार नहीं है बल्कि वो एक वर्ल्ड स्टार है। तो जब वो वर्ल्ड स्टार है तो वो कहीं भी काम कर सकता है, किसी भी एक्टर के साथ काम कर सकता है। बताइए, देख लो, वानी कपूर में इतना दिमाग है, बाकी लोगों में नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो लोग दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे वो वानी कपूर को क्या कहेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशंस दिलजीत को बॉलीवुड में बैन करना चाहती थी वो वानी के बारे में क्या कहेंगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये लड़की है। लड़की कुछ भी कहे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का कुछ भी कहे सबको प्रॉब्लम है। डबल ढोल की मीठे आयुष्मान खुराना की एक नई फिल्म का ऐलान हो गया है, पति पत्नी और वो 2। तो ये एक नॉर्मल खबर है, जाहिर सी बात है सभी पोर्टल्स पर आपको ये खबर मिल जाएगी। लेकिन KRK नॉर्मल खबर देता नहीं ना। KRK को वो पता होता है जो किसी भी मीडिया वाले को पता नहीं होता।
जो बॉलीवुड में कोई भी नहीं जानता। यही तो खास बात है, तभी तो लोग केआरके का वीडियो देखते हैं, तभी तो लोग जानना चाहते हैं कि असली खबर क्या है। तो अब असली खबर यह नहीं है कि इस फिल्म को डबल ढोलकी कर रहा है, बल्कि असली खबर यह है कि पति पत्नी और वो का हीरो था कार्तिक, और 2 में भी कार्तिक ही आने वाला था, लेकिन कार्तिक नहीं है, डबल ढोलकी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म का डायरेक्टर है मुदस्सर भाई। मुदस्सर भाई ने यह कहानी तकरीबन 2 साल पहले लिख ली थी। इस कहानी को कार्तिक को सुना दिया गया था। कार्तिक ने इस फिल्म को करने के लिए हामी भर दी थी। कार्तिक ने कहा था कि हां मैं इस फिल्म को करूंगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि अगर एक कहानी किसी हीरो को पसंद है तो वो उस फिल्म को कर ही लेगा। मेन मुद्दा यह होता है कि क्या उस वक्त उस हीरो को उस कहानी पर फिल्म करनी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 में कार्तिक था, पार्ट 2 की भी कहानी सुन ली थी, फिल्म को करने के लिए हामी भी भर दी थी, लेकिन कार्तिक ने मुदस्सर भाई से कहा कि भाई अभी मेरी 3 फिल्में आने वाली है, तो ये 3 फिल्में करने के बाद मैं इस फिल्म को करूंगा। और आप सभी जानते हैं कि एक फिल्म के बनने में कम से कम 6-7 महीने लगते हैं। 3 फिल्मों का मतलब हुआ 2 साल, यानी कि 2 साल के बाद ये फिल्म अगर करेगा कार्तिक तो करेगा। कार्तिक के पास तो काम है, कार्तिक तो और फिल्में कर रहा है, लेकिन जो डायरेक्टर है बेचारा वो घर पर बैठा हुआ है। और डायरेक्टर का घर कब चलेगा? तब चलेगा जब वो काम करेगा, फिल्म बनाएगा। तो यही वजह है कि मुदस्सर ने यह बेहतर समझा कि भाई कार्तिक का इंतजार करने के बजाय मैं ये कहानी किसी और हीरो को सुनाऊं। अगर कोई और हीरो इस फिल्म को करने के लिए राजी हो जाता है तो फिर मैं उसके साथ इस फिल्म को अभी बना लेता हूं। यह मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि मुदस्सर भाई ने कार्तिक से पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, लेकिन अगर कार्तिक से पूछा भी होगा तो कार्तिक ने कह दिया होगा कि हां भाई अगर तुझे कोई दूसरा हीरो मिलता है तो तू बना ले। तो मुदस्सर ने यह कहानी डबल ढोलकी को सुनाई। डबल ढोलकी के पास आज कोई भी काम नहीं है, कोई भी फिल्म नहीं है, तो डबल ढोलकी ने इससे बेहतर कुछ नहीं समझा कि इस फिल्म को फौरन ही कर लिया जाए। यही वजह है कि अब इस फिल्म को डबल ढोलकी कर रहा है। और डबल ढोलकी के अपोजिट इस फिल्म में 3 लड़कियों को लिया गया है, रकुल प्रीत, सारा अली खान और 24 आवर मिठाई बांटने वाली वामिका गब्बी। गंदा दिमाग, गंदी सोच, वो लड़की चमचम खिलाती है, चमचम सबको चमचम देती है। वो क्यों बिना वजह फालतू में गंदी गंदी बातें सोचते रहते हो तुम लोग यार। कुछ सालों पहले सैफ अली खान एंड दीपिका की फिल्म आई थी कॉकटेल, सुपरहिट फिल्म थी। उसी फिल्म से दीपिका बड़ी स्टार बनी थी। जो उस फिल्म का निर्माता है गोलगप्पा दिनेश विजन, वो इतने सालों से कोशिश कर रहा है पार्ट 2 बनाने की, लेकिन नहीं बन पा रही थी। अब कॉकटेल पार्ट 2 का भी ऐलान हो गया है। इसमें है शाहिद कपूर और सूखी हुई लड़की कृति सेनन। अब आप कहेंगे कि भाई कॉकटेल 1 में तो सैफ था, दीपिका थी और पेंटी थी, उन तीनों में से इस फिल्म में कोई भी नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत चीजें बदल चुकी हैं दोस्त। जब कभी कॉकटेल बनी थी उस वक्त गोलगप्पे की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी पेंटी, ब्रेकअप हो गया, गोलगप्पे की शादी हो गई, तो जाहिर सी बात है पार्ट 2 में वो लड़की नहीं हो सकती। जब कॉकटेल बनी थी तब सैफ अली खान का स्टारडम ठीक ठीक था, और आज की तारीख में सैफ फ्लॉप हो चुका है, कैरियर खत्म हो चुका है, तो जाहिर सी बात है सैफ के साथ गोलगप्पा फिल्म क्यों बनाएगा। यही वजह है कि सैफ भी कॉकटेल 2 में नहीं है। कॉकटेल बनने से पहले दीपिका एक फ्लॉप एक्ट्रेस थी और कॉकटेल के बाद बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन गई। आज की तारीख में दीपिका बहुत महंगी एक्ट्रेस है, तकरीबन 25 करोड़ रुपए लेती है एक फिल्म का। यही वजह है कि दीपिका भी कॉकटेल 2 में नहीं है, क्योंकि गोलगप्पे की औकात ही नहीं है कि 25 करोड़ रुपए उस लड़की को इस फिल्म के लिए दे सके। तो अब यह फिल्म एक महा फ्लॉप एक्टर शाहिद कपूर के साथ बन रही है, जिसने अपने जीवन में 35 फिल्में की हैं, 3 चली है, 32 डिसास्टर्स हैं। जो कॉकटेल 1 में दीपिका का रोल था वो कॉकटेल 2 में कृति सेनन कर रही है, और कृति दीपिका के सामने कहीं टिकती ही नहीं है, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। तो यह आज ही कंफर्म हो जाता है कि इस फिल्म का चलना बिल्कुल ही नामुमकिन है, इस फिल्म का फ्लॉप होना तय है, गारंटी है। मीडिया में एक खबर आई है कि शाहरुख खान अदालत गया था और अदालत से उसने एक ऐसा जजमेंट लिया है कि कोई भी आदमी अब शाहरुख खान का कोई भी मीम नहीं बना सकता, शाहरुख खान की इंसल्ट नहीं कर सकता सोशल मीडिया पर। तो बताया जा रहा है कि अब अगर कोई भी सोशल मीडिया पर एसआरके की इंसल्ट करेगा तो उस पर केस हो सकता है, वो जेल जा सकता है। मैं फिर से आपको बता दूं कि मैं इस न्यूज को 100% कंफर्म नहीं करता। जो नेपो किड्स हैं ना तो वो पढ़े लिखे हैं ना ही उनमें अकल है, वो सब के सब अकल से पैदल हैं। यही वजह है कि कुछ भी उल जुलूल बातें करते रहते हैं। मोराको में 2030 का फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, और मोराको की सरकार ने फैसला किया है कि फीफा वर्ल्ड कप होने से पहले जो 3 मिलियन आवारा कुत्ते हैं देश में,
उनको पकड़ा जाएगा और सबको मार दिया जाएगा। अब ये वहां की सरकार का फैसला है, अदरक अब्राहम जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अब जानवी कपूर ने पब्लिसिटी के लिए कुछ कहा है। जानवी ने कहा है कि बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनको खाना दिया जाना चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए। बताओ साला एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा, ऊपर वाले ने कौन से गोले पे भेज दिया। इस लड़की को भी पता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों को कोई भी आवारा कुत्ता अगर दिखे तो उसको पकड़िए और जानवी कपूर के घर पर छोड़कर आ जाइए। यह जानवी कपूर की ड्यूटी है कि वो हर कुत्ते को खाना खिलाए, हर कुत्ते की देखभाल करे, हर कुत्ते की रक्षा करे। मैं हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई साहब अगले एक हफ्ते में कम से कम 10-20 हजार कुत्ते जानवी कपूर के घर पर पहुंचा दो, 100% पहुंचा देना प्लीज। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।